जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो होने वाला है राजभाषा। भाग 17 इसका उल्लेख आर्टिकल 343 से लेकर के और 351। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देख लिए होंगे कि संशोधन के लिए संशोधन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको दिए हैं और संशोधन से पहले आपको कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात है। अगला जो आपका है राजभाषा है, राजभाषा भाग 17 है। भाग 17 के बाद अगला जो आपका टॉपिक होगा वो भाग 18 होगा, जिसमें आपात उपबंध की बात की गई है और 19 में प्रकीर्ण की बात की गई। 20 संशोधन आपके लिए हम दे दिए हैं। तो यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो यही पूछा जाता है कि भाग 20 में किस चीज़ का उल्लेख, भाग 17 में किस चीज़ का उल्लेख है। तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 343 से लेकर और 351 तक इसमें बात की गई है। देखिए, किसी भी देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती है, लेकिन सभी राज्यों की अपनी अपनी राजभाषाएं होती हैं। देखिए, एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है राज्य भाषा और एक होती है जो है कामकाज की भाषा, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो जो आपकी राष्ट्रभाषा होती है, तो राष्ट्र में जिस भी देश में जो भाषा ज़्यादा प्रचलित होती है, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, ज़्यादा प्रचलन में रहती है, उसी भाषा को समझ लीजिए क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राजभाषा उसको कहते हैं, देखिए आपको हम बता दें, ये राजभाषा मतलब क्या होता है, स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज की मतलब उस स्टेट में जो भाषा ज़्यादा बोली जा रही है। जैसे पंजाब में पंजाबी ज़्यादा बोली जा रही है ना, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, उड़िया है। तो ये जहाँ भाषा जो बोली जा रही हैं, उन क्षेत्र में ज़्यादा भाषाएं जो जिस राज्य में बोली जा रही हैं उसको आप कहते हैं राजभाषा। वहीं राजभाषा की बात करें तो ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो तीन चीज़ होती है, एक राष्ट्रभाषा होती है, एक राज्य भाषा होती है, एक राजभाषा होती है। तो राष्ट्र पूरे देश की जो फेमस भाषा होती है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और राज्य भाषा होती है जो स्टेट या किसी राज्य में जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है, और राजभाषा जो कामकाज की भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कहते हैं। तो भाग 17 की अगर बात की जाए तो 343 से लेकर 351 तक इसमें बात की गई है। अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, अब ये कब से प्रचलन में जो है आई। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये 14 सितंबर 1949 से ये प्रचलन में आने शुरू हो गई। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर 1949 की अगर बात की जाए तो एक आयंगर फार्मूला समिति, तो आयंगर फार्मूला के आधार पे, आयंगर जो एक व्यक्ति थे वो दक्षिण भारत के बहुत बड़े नेता थे, तो वो उन्हीं के फार्मूला पर ही इसको लाया गया था। कब लाया गया था इसको? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसको लाया गया। तो अब हम लोग यहाँ ये देख सकते हैं कि राजभाषा के अगर उल्लेख की बात की जाए तो इसको दर्जा कब मिला? इसको दर्जा मिला 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 किसके फार्मूले पर? तो आयंगर फार्मूले पे। आयंगर फार्मूला था, आयंगर, इसी जो है आयंगर फार्मूला पर, आयंगर फार्मूला पर, आयंगर फार्मूला पर। ठीक, आयंगर आपको बता दिए कि ये दक्षिण भारत के एक नेता थे। तो 14 सितंबर को, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 से ही ये आया प्रचलन में। और भाग की अगर बात करें 17 और राजभाषा, अगर इसकी हम बात करें तो इसका उल्लेख अनुसूची में भी मिलता है। वहीं पर अगर देख लें तो राजभाषा का जो उल्लेख मिलता है वो अनुसूची में भी मिलता है। अब देखिए, अनुसूची में जहां मिलता है तो अनुसूची की अगर बात की जाए तो 8वीं अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची, इसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। तो जब 8वीं अनुसूची में संविधान लागू हुआ, उस समय जब ये प्रचलन में आई, जब इसको रखा गया, तो उस समय भैया इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी जिनको क्या मिली थी? मान्यता मिली थी। 14 भाषाएं। अब इसमें बाद में 8 भाषा जो है संशोधन करके जोड़ी गई। ध्यान दीजिएगा, संशोधन करके जोड़ी गई। अब जब संशोधन करके जोड़ी गई तो इसमें वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? तो भाषाओं की अगर संख्या हो गई आपकी 22 भाषा हो गई, 22 राजभाषा। ठीक, ये आप देख रहे हैं कि 22 राजभाषा हो गई। अब आप ये देख रहे हैं कि 14 भाषा थी और 8 इसमें जोड़ी गई, तो कुल मिला के कितनी आज वर्तमान समय में? 22। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ेगी? 8। मतलब 8 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया।
8वीं, इसी से ये पता चल रहा है कि 8 संशोधन करके जोड़ा गया और किस में जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 8 भाषाओं को, वर्तमान में कितनी हो गई है, 14। अब इसमें जो संशोधन किया गया है वो ध्यान दीजिएगा, संशोधन के बाद जो जोड़ा गया, संशोधन के बाद, तो संशोधन के बाद अगर बात की जाए तो एक संशोधन आपका था 21वां, ये कब था, 1967 में। 21वां संशोधन आपका 1967 में था। इसमें केवल एक भाषा जोड़ी गई, उस भाषा का क्या नाम था, सिंधी भाषा। सिंधी भाषा, सिंधी भाषा जोड़ी गई। ध्यान दीजिएगा, 21वां संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया और ये कौन सी भाषा बन के तैयार हुई, 15वीं भाषा बन के तैयार हुई। उसके बाद दूसरी बार संशोधन किया गया, तो जब दूसरी बार संशोधन किया गया तो 71वां संशोधन था। जब 71वां संशोधन 1992 में किया गया तो इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसके लिए हम आपको क्या बता दे रहे हैं, नमक, एक ट्रिक बता दे रहे हैं, नमक। तो नमक से आप ये देख रहे होंगे कि 3 भाषा निकल के आ रही, एक तो सिंधी इधर हो गई, अब इधर देखिए, ना से आप नेपाली लगा लिए इधर, और माँ से आप इधर मणिपुरी लगा लिए, मणिपुरी, और इधर भैया का से कोंकणी लगा लिए, कोंकणी लगा लिए, ये कोंकणी हो गई। तो 71वां संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, एक नेपाली जोड़ा गया, एक मणिपुरी जोड़ा गया और एक आपका कोंकणी जोड़ा गया। देखिए अब इधर 71वां है, 21वां है और इधर आपका 71वां है, इधर 21वां और, चलिए अब आप ये देख रहे हैं कि 21 और 71, अब देखिए 1 और 1 आप इसको जोड़ दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, 2, और 7 और 2 जोड़ दीजिए आपका 9 हो जाएगा। देखिए एक संशोधन और आपके बन के तैयार हो गया आपका, ठीक। एक 21वां, एक 71वां, 21 71 आप जोड़ देंगे तो 92वां। तो 92वां संशोधन की अगर बात की जाए तो 2003 और 2004 में क्या हुआ, ये लागू हो गया, लागू हो गया। तो लागू की बात करेगा तो 4 संशोधन कब बना, ये 2003 में। अब इसमें देखिए कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो बोडो मास, बोडो मास, देखिए गणित में आप लोग बडमास का नियम पढ़ते हैं बडमास, तो उसी बडमास से आप निकाल लिया गया यहाँ बोडो। तो अब यहाँ देखिए 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया। अगर 4 भाषाओं की बात करा जाए तो यहाँ पे आपका बोडो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ आपका डोगरी हो जाएगा, डोगरी, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, मैथिली, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, संथाली, ये आपका संथाली हो गया, ठीक। आप देख रहे हैं कि 92वां संविधान संशोधन, 21वां के तहत 1 भाषा, 71वां बड़ा है तो 3 भाषा, और 92वां और ज्यादा बड़ा है तो 92 बासे बोडो मास। तो आप देख रहे हैं ये 15वीं है, ये 16वीं है, 17वीं है, 18वीं है, और इधर आपकी ये 19वीं हो गई, ये आपकी 20वीं हो गई, ये आपकी 21वीं हो गई, और इधर आपकी 22वीं हो गई। तो इस प्रकार से 22वीं भाषा आपकी कौन सी हो गई, तो 22वीं भाषा आपकी जो हो गई वो कौन सी हो गई, संथाली हो गई। अब वहीं अगर बात की जाए तो पहली भाषा की, तो पहली भाषा आपकी कौन सी है, कश्मीरी। सबसे ऊपर आपका कश्मीर है, कश्मीर के नीचे आपका कौन सा है, पंजाब है, दूसरी भाषा पंजाबी हो गई। पंजाब में कौन लोग बसे थे, आर्य लोग, तो आर्यों की वैदिक युग की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, संस्कृत हो गई। और चौथे नंबर पे आपको किसका स्थान आ जाता है, हिंदी का, हिंदी का। और वहीं 14वें स्थान पे, 14वें नंबर पे अगर बात करें तो 14वें नंबर पे किसका नाम आ जाता है, उड़िया का, उड़िया। देखिए उड़िया को शास्त्रीय भाषा, अभी आपको हम बताएंगे शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है। शास्त्रीय भाषा आपकी 6 शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। तो वो शास्त्रीय भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती, क्या स्थिति, अभी इसके बारे में आपको सब डिटेल में बताएंगे। तो आप देख लिए राजभाषा, राजभाषा को दर्जा कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को आयंगर फार्मूला द्वारा। हिंदी, इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाग 17 में इसका उल्लेख है, 343 से लेकर 351 तक। अगर इसके उल्लेख की बात की जाए अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में उसमें 14 मान्यताएं थी, आज संशोधन करके 8 और जोड़ दिया गया, वर्तमान में आपकी 22 हो गई हैं। संशोधन के बाद जो है कौन कौन सी भाषा जुड़ी, 21वां के तहत सिंधी, 71वां के तहत नमक, 92 के तहत बोडो मास। अब उसमें कश्मीरी पहली होगी, दूसरी पंजाबी होगी, तीसरी संस्कृत हो गई, चौथी हिंदी होगी, और 14वें नंबर पे आपका उड़िया। उड़िया का नाम बदल के वर्तमान समय में क्या कर दिया गया, उड़ीसा। अब हम लोग सीधे आर्टिकल की तरफ चलते हैं, बाकी और चीजें आपको इसी में समझाते रहेंगे। तो 343 की अगर बात की जाए तो आपको हम यहाँ लिख दिए पहले से ही, ताकि ज्यादा समय ना लगे, कम से कम समय में ज्यादा ज्यादा मैटर आपको दे दें हम। तो 343 देखिए, पहला अनुच्छेद आपका 343 है। तो 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा। तो देखिए संघ की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है, लेकिन उसकी जो दूसरी सहायक भाषा है उसको अंग्रेजी माना गया है। देखिए संघ
संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। और सहायक भाषा की अगर बात करें तो इंग्लिश हो जाएगी, अंग्रेजी। अब वहीं ये बात करता है कि संसद की भाषा, तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो बता रहे हैं 343 से लेकर 351 तक है। अरे भाई, तो संसद से संबंधित अगर मामला आ गया तो वो संसद में हम लोग सीधे अब चलते हैं। तो संसद की अगर बात करें तो 79 से लेकर के और 123 तक संसद का उल्लेख है। और उसके बाद में 120 आर्टिकल यहाँ दिया गया है। तो अनुच्छेद 120 में ये कहा गया है कि संसद की राजभाषा, संसद मतलब पार्लियामेंट की कौन सी भाषा है? तो संसद की दो भाषा, एक हिंदी है और दूसरी आपकी अंग्रेजी है। अगर वहीं विधानमंडल की भाषा की बात की जाए तो विधानमंडल की जो भाषा है उसका उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 210 में। देखिए उलट गया है, 120 बस थोड़ा सा केवल उलट गया है ना, इसको लाके यहाँ बीच में रख दिया गया है। तो 120 में क्या आ जाएगा? संसद। विधानमंडल कब आएगा? 210 में। तो अनुच्छेद 120 के तहत हमारे संसद की भाषा कौन सी है? आप देख रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी है। वहीं विधानमंडल की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 210 में किया गया है। जिस राज्य की जो बोली ज़्यादा बोली जाती है, जहाँ की जो भाषा है वही वहाँ की राजभाषा है। और आपको बता दिए कि हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। बस देश में जो सबसे ज़्यादा फेमस हो, जो सबसे ज़्यादा बोली जाए उसको क्या कहते हैं? देश की भाषा। राज्य की भाषा उसको कहते हैं स्टेट लैंग्वेज, जो सबसे ज़्यादा, जिस राज्य में जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाए। वहीं अगर राजभाषा की बात करें तो ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जिस भी राज्य की जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उसको क्या कहते हैं? उसको राजभाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अब अनुच्छेद 344, तो अगर यहीं पर बात की जाए, जैसे 343 में आप देखिए क्या कि संघ की राजभाषा, तो संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। और उसकी दूसरी सहायक राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी। आप देख लिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 344, तो 344 की अगर बात की जाए तो इसमें राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। राजभाषा आयोग के साथ साथ ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, संसदीय समिति का गठन, जिसको जेपीसी कहते हैं। तो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जिसमें क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। उनके सदस्यों के मिलने से ही इस कमेटी का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हैं राजभाषा आयोग का गठन 344 है, या संसदीय समिति का गठन। अब वहीं अगर गठन की बात की जाए, किसके? आयोग के और समिति के। आयोग के गठन की मांग सबसे पहले किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को ही बेजी खेर कहा जाता है। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले मातृभाषा की मांग की। लेकिन राष्ट्रभाषा की मांग अगर वहीं पूछ ले तो राष्ट्रभाषा की मांग आप देख रहे हैं कि नर्मदा जी एक थे, नर्मदा जी ने राष्ट्रभाषा की मांग की थी। तो नर्मदा जी जो थे वो राष्ट्रभाषा की मांग किए थे, जबकि मातृभाषा की मांग किसने की थी? तो बीजी खेर अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि राजभाषा आयोग का गठन बाल गंगाधर तिलक, बीजी खेर की अध्यक्षता में, वहीं संसदीय समिति का गठन जेपीसी का गोविंद बल्लभ पंत, और नर्मदा जी ने सबसे पहले क्या किया था? राष्ट्रभाषा की मांग। लेकिन हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अगला आप देख रहे हैं कि 345 राज्य की भाषा। राज्य की भाषा का मतलब क्या हुआ? स्टेट, स्टेट की भाषा है ना, स्टेट की भाषा। यहां पर जो है आपका ये स्टेट की भाषा। तो स्टेट की भाषा, जैसे सभी राज्यों की अलग अलग भाषाएं मानी जाती हैं जैसे आपके उत्तर प्रदेश की हिंदी हो गई। अब वहीं अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी भाई किस राज्य की राजभाषा है? तो अंग्रेजी अगर राज्य की भाषा की बात करेंगे तो मेघालय हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और आपका नागालैंड हो जाएगा। तो नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, और यहाँ की भाषा क्या है? जो है अंग्रेजी है और हिंदी है, और अपने यूपी की हिंदी है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें आपका तो क्या हो जाएगा? वहाँ उर्दू हो जाएगा। नागालैंड की अगर बात करें उत्तराखंड की बात करें तो आपका क्या? संस्कृत हो जाएगा। तो इस तरीके से 345 में क्या देख लिए? राज्य की राजभाषा है ना। और उसी तरीके से जो है मराठी जो है आपके महाराष्ट्र की हो जाएगी। मराठी कहाँ की हो जाएगी? महाराष्ट्र की हो जाएगी। तो राज्य की राजभाषा की बात करें, स्टेट भाषा की बात करें तो 345 में, 344 में आयोग के गठन की बात और समिति के गठन की बात की गई। वहीं 46 कम्युनिकेशन की भाषा, पत्राचार की भाषा। पत्राचार का मतलब ये हुआ कि कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य के साथ अपने जो भी वहाँ उसके राज्य की राजभाषा है उस राजभाषा के आधार पर वहाँ पत्र लिख सकता है। बहुत
आसानी से कम्युनिकेशन बनाने के लिए। तो पत्राचार की भाषा की बात किसमें की गई है, तो 346 में। वहीं 347 में ये कही गई है कि राज्य की जनसंख्या की मांग पर, राज्य की जनसंख्या की मांग पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राजभाषा में परिवर्तन कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, 347 के तहत। वहीं 348 की अगर बात करें तो 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा। देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों की राजभाषा क्या है, तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो ओनली इंग्लिश है, यहाँ हिंदी नहीं चलेगी। कोई मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नाड़ी, मलई जो भी 22 भाषाएं हैं वहाँ किसी केवल और केवल यहाँ पर अंग्रेजी चलती है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो सुप्रीम और हाई कोर्ट की भाषा यहाँ पर प्योर क्या है, इंग्लिश है ना, इंग्लिश। यहाँ पर ओनली इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। वहीं 349 की बात करें तो राजभाषा में परिवर्तन, राजभाषा में अगर कोई भी परिवर्तन करना हो तो उसको संसद परिवर्तन करती है। अब देखिए संसद में कौन कौन होते हैं, तो संसद में राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन उसके लिए भी नियम बनाए गए, उसके लिए नियम बनाया गया 2/3 बहुमत पे। यदि 2/3 बहुमत नहीं है तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अनुच्छेद 349 में यह कहा गया है कि किसी भी राजभाषा में परिवर्तन संसद कर सकती है, लेकिन 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब वही 305 की बात है, तो लिखित शिकायत की भाषा। देखिए जो लिखित शिकायत की भाषा है वो शुद्ध अवधि देसी भाषा में आप लिखित शिकायत कर सकते हो। अब वहां जहां आप शिकायत कर रहे हो वहां वो पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ रहा, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आप हिंदी जानते हो, आप पता चला मेघालय में गए हो तो वहाँ आपको हिंदी कोई जान ही नहीं रहा है, मिजोरम में चले गए वहाँ हिंदी आप कोई जान ही नहीं रहा। अब आपको कोई शिकायत करना, तब आपको अंग्रेजी आती भी नहीं है, तो आप अपनी शिकायत हिंदी में दर्ज कर सकते हो, मतलब देसी ठेठी भाषा में। जिस क्षेत्र के आप निवासी हैं, जो भाषा आपको जानकारी है उसी भाषा में शिकायत कर सकते हैं। इसका उल्लेख किसमें किया गया है, 350 में, 350 में। वहीं 350 का की बात करें, प्राथमिक शिक्षा मतलब मातृभाषा या राजभाषा, प्राथमिक शिक्षा शुरुआत मातृभाषा ना, मातृभाषा, तो 350 का में। वहीं 350 खा में भाषा में अल्पसंख्यक का विशेष महत्व। देखिए जिनकी संख्या कम है, जिनकी संख्या जिस क्षेत्र में कम है उनको सीधी सी बात अल्पसंख्यक कहा जाएगा। लेकिन जिनकी संख्या जहां ज्यादा है, जैसे यूपी है, यूपी में हिंदी बोलने वाले ज्यादा हैं, तो अब इनको यहाँ जो है हिंदी बोलने वाले लोगों को अल्पसंख्यक थोड़ी नहीं कहा। अब जैसे पंजाब है, पंजाब में पंजाबी है, लेकिन वही अगर दक्षिण भारत में अगर चले जाइए तो उन पंजाबियों के अल्पसंख्यक हो जाएंगे, मतलब वो उनकी संख्या कम हो जाएगी, तो उनको क्या कहा जाएगा, अल्पसंख्यक। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि अनुच्छेद 343 से लेकर के और 350 का तक। 343 में आपने क्या देखा, तो 343 में आपने ये देखा कि संघ की राजभाषा, तो संघ की राजभाषा। 44 में आप क्या देखे, आयोग के गठन की बात है। 45 में आप देख लिए किसी स्टेट की भाषा, और वहीं 46 में अगर आप देख लिए तो पत्राचार कम्युनिकेशन की भाषा, एक राज्य दूसरे राज्य से संबंध स्थापित करने के लिए। राज्य की जनसंख्या की मांग पर राष्ट्रपति उसमें परिवर्तन कर सकता है। वहीं 48 की बात करें तो भैया 48 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वहीं 49 की अगर बात करें, राजभाषा में परिवर्तन संसद कर सकती है, लेकिन 2/3 बहुमत। अब वहीं अगर 50 की बात करें तो कोई भी लिखित शिकायत आप अपनी भाषा में दे सकते हैं। 50 प्राथमिक शिक्षा शुरुआती या मातृभाषा या राजभाषा। 350 में भाषा में अल्पसंख्यक का विशेष महत्व की बात की है। अब देखिए यहीं पर कुछ हमारे यहाँ शास्त्रीय लैंग्वेज हैं, शास्त्रीय भाषा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। शास्त्रीय में आपको बता देते हैं कौन कौन सा है। इसे प्राचीन भाषा भी कहते हैं, आप देख रहे हैं, ठीक। चलिए एक और आपका छूटा था कि 351, देखिए 343 से लेकर 351 तक है। तो 351 तक जो बात की गई है वो हिंदी भाषा का विकास है। हिंदी भाषा विकास से संबंधित जो भी मुद्दा होगा, जो भी मामला होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। दूसरी चीज आपको हम बताएं कि शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा को ही क्या कह सकते हैं कि प्राचीन भाषा, शास्त्रीय भाषा को ही क्या कहते हैं, प्राचीन भाषा। तो हमारे भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, तो शास्त्रीय भारत की संख्या शास्त्रीय भाषा जो है हमारे भारत में कितनी है, 6 है। इसे प्राचीन भाषा भी कहते हैं। तो अब इसका जो क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्र है, ये देखिए, ये आपका ये क्षेत्र हो गया, ठीक। तो अगर यहां पर संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत, तो भैया वैदिक युग जो था, वैदिक युग, तो वैदिक युग जहां था, वैदिक युग, वहीं पर ही कौन सी भाषा बोली जाती थी, संस्कृत, क्योंकि आर्यों की भाषा कौन थी, संस्कृत। तो सबसे प्राचीन की बात की जाए, अब ये लगभग कई हजार ईसा पूर्व के आसपास, ये 1500 ईसा पूर्व के आसपास है। तो वैदिक युग, अब वैदिक युग के बाद काफी दिन के बाद जो है दूसरी भाषा एक आपका आता है, ये आपका उड़िया आ जाता है, उड़िया, ये उड़िया। उड़िया कब की बात है, ये मौर्य काल की बात है। कब की बात है, मौर्य काल।
अब मौर्य काल में वो कौन सा शासक था, जिसके समय की थी, तो अशोक के समय के। तो अशोक के समय, ये भी आपकी प्राचीन भाषा हो गई, चाहे आप इसको शास्त्रीय भाषा कहिए और चाहे आप प्राचीन भाषा कहिए। वहीं पर आप देख रहे हैं कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, मलयालम, उड़ीसा, सॉरी उड़िया, उड़िया तो आप देख ही लिए। आप उसमें आप देख रहे हैं कन्नड़, कन्नड़ आपका कहाँ है, ये आपका कन्नड़ हो गया, यहाँ पर कन्नड़ वाला क्षेत्र, कन्नड़ आपका कर्नाटक में है। वहीं अगर तेलुगु की बात करें तो ये आपका तेलुगु हो गया, तेलुगु। अब वहीं पर मलयालम की बात करें तो मलयालम हो गया, मलयालम। अब इसकी बात करें तो आपका कौन सा हो गया, सॉरी तमिल, ये तमिल हो गया, तमिल। ठीक, इधर वाला क्षेत्र आपका तमिलनाडु है, ये आपका आंध्रा है, ये आपका कर्नाटक है, और ये आपका मलयालम जो है वो केरल में है, मलयालम केरल में है। अब इन्हीं चारों को ध्यान दीजिएगा, इन चारों क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, द्रविड़ भाषा कहा जाता है, क्योंकि ये द्रविड़ थे जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे, जो सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां मिली हैं, एम पीएम, अल्पाइन, मेडिटेरियन, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड। तो उसमें जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे वो आज वर्तमान में भारत में, दक्षिण भारत में द्रविड़ के नाम से जाने जाते हैं। तो वही द्रविड़ की जो भाषा थी, अर्थात उन्हीं उस समय के जो द्रविड़ लोग थे, उन्हीं द्रविड़ों की भाषा आपकी क्या थी, तो उन्हीं द्रविड़ों की भाषा कन्नड़ थी, तेलुगु थी, मलयालम थी, तमिल थी। आज वर्तमान समय में यही कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, ये कौन सी भाषा हो गई है आपकी, शास्त्रीय भाषा हो गई है, शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, प्राचीन भाषा। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि ये वाला जो टॉपिक है, ये पूरी तरह से जो राजभाषा है भाग 17, कम से कम मिनट में और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आपको देने का प्रयास किए हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी प्रकार से नई नई और बेहतरीन वीडियो आपको परमानेंट हमेशा मिलती रहेंगी। इधर लेखपाल की भी वैकेंसी आई हुई है, लगातार पुलिस भी आ गई है, कुछ 2500 प्लस पद जो है, जिसमें अभियांत्रिकी यांत्रिक वगैरह में आया है, परिचालक का कुछ पद आया है, कुछ मुख्य पद जो आरक्षी का है वो भी आने वाला है। इसी क्रम में आपका सुपर टेट और भी तमाम भर्ती परीक्षाएं आएंगी। तो उसको सब हम देखते हुए जो भी इस समय आपको वीडियो देंगे, जो भी कंटेंट आपको इस चैनल पे देंगे, वो आपको पूरी तरीके से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कम समय, बहुत ही लाजवाब होगा। और जो दूसरे चैनल पे जिस पे देव सर टीचिंग है, उस पर आपको हिस्ट्री एकदम 0 लेवल से क्रमबद्ध तरीके से वहाँ आपको वो सारी क्लासेज उसकी मिल रही हैं। पॉलिटी की भी वहाँ से एकदम बेसिक क्लास शुरू होगी, लेकिन अभी नहीं, पॉलिटी हम लोग यहाँ पढ़ ही रहे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट जितना पॉलिटी का है वो भी आपको इस पर मिल जाएगा। और उस वाले चैनल पे आपको जो है साइंस की भी कक्षाएं मिलनी प्रारंभ हो गई। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।